आप सभी का दोबारा से स्वागत करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है अपने शो आओ जरा जान ले पे। और आप सबका जिस हिसाब से हमारे पास प्यार आ रहा है कमेंट और सब्सक्राइब के रूप में, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज हम आपको बताना चाहते हैं आओ जरा जान ले पे हमारे साथ हमारे जानकार मौजूद हैं। अनूप कुमार जी जो हाई कोर्ट में सीनियर वकील हैं, 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम इनसे अनुभव लेंगे लॉ फील्ड के बारे में और जानेंगे समाज को ये क्या नया बताना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मैं यहाँ पर लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और नई जनरेशन के लिए जहाँ तक है मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो आज की जो जनरेशन है वो पिछली पीढ़ी से बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट है और बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन जो अपकमिंग हैं, जो लॉ फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि ये फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है। आज की डेट में इस फील्ड में बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो बस एक ज़रूरत है कि शुरू के दिनों में अच्छी पढ़ाई, अच्छा कंसंट्रेट करके अपने प्रोफेशन को बिल्कुल तैयारी के साथ करें, तो इस फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि अनूप जी ने बोला कि युवा पीढ़ी बहुत तेज है और बहुत जल्दी इस फील्ड में कुछ अचीव कर लेती है जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे हमारी नई पीढ़ी आज की डेट में बहुत जल्दी अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर देती है, तो स्कूल में जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से अपने आप को तैयार कर सकते हैं अगर उनकी रुचि है ये लॉ फील्ड में जाने की? देखिए, जो अपकमिंग जनरेशन है, आज की डेट में स्कूल्स का भी जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत एडवांस हो चुका है। नई जनरेशन को ये देखना है कि वो अपनी डिलीवरी कैसे कर सकता है, जैसे कि प्रेजेंटेशन थ्रू डेबिट। आजकल तो बहुत सारी डेबिट्स वगैरह भी उसमें होती हैं, स्कूल्स में होती हैं। हार्ड वर्किंग, वो अपने को किस तरीके से कंट्रोल कर पाता है, टेम्परामेंट उसका क्या है। क्योंकि ये फील्ड अगर प्रैक्टिसिंग लॉयर बनना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये पूरी प्रोफेशन एक आइडियल प्रोफेशन है। इस मामले में बस शुरू के दिनों में जब इनिशिएट करते हैं तो बगैर किसी रिझाव के सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशन को देखें और पढ़ें। उसके अलावा इसमें रिजल्ट्स अपने आप आने शुरू होते हैं। बस एक चीज़ हमने देखी है कि जो अपकमिंग जनरेशन है इसमें बहुत जल्दी रिजल्ट पाना चाहती है। जैसे कि और सेक्टर्स में, इंजीनियरिंग वगैरह में देखते हैं कि इमीडिएटली पैसा आने लगता है, तनख्वाह मिलने लगती है। ये घबराहट आज की जनरेशन में इस प्रोफेशन में है। कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहें तो कॉर्पोरेट सेक्टर में वो सुख सुविधा मिल सकती है कि इमीडिएटली आपको अपने जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल होने लगती हैं। बट अगर आप प्रैक्टिसिंग में जाएंगे तो प्रैक्टिसिंग में इनिशियली आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है। ओके, हमें धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। और मैं जानना चाहूंगा, जैसे जो लोग नए ग्रेजुएट्स हैं या फिर ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, तो इसमें शायद से दो तरह से लॉ होता है। एक इंटीग्रेटेड लॉ होता है जो 5 साल का कोर्स होता है, एक रेगुलर लॉ होता है जो लोग ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का करते हैं। तो इंटीग्रेटेड के लिए शायद से क्लैट से जाना पड़ता है। क्लैट से भी है और अदरवाइज भी और कॉलेजेस हैं जो। तो इसके लिए मैं ये जानना चाह रहा था कि इन्हें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए अगर ये कंपटीशन बीट करना चाहते हैं और लॉ की डिग्री लेना चाहते हैं और इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, अगर क्लैट के थ्रू जाना चाहते हैं तो 12th के बाद या 12th से मेरा तो मानना है कि 10th से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अपकमिंग जो इवेंट्स हैं वो डे टू डे बेसिस पर उसको ऑब्जर्व करते रहें और क्या चल रहा है देश दुनिया में, अपनी जो हिस्ट्री है उसके बारे में क्या हिस्ट्री है, ये सब चीज़ें बच्चों को इनिशियली 12th के बाद से एक्टिव हो जाना चाहिए। डिबेट वगैरह जो होता है, डिबेट में पार्टिसिपेट करें और उसके बाद कोचिंग्स वगैरह में भी हैं। कोचिंग्स अगर जाएं, कोचिंग करें, ऑनलाइन कोचिंग्स हैं वो ज्वाइन करें। उसके बाद एग्ज़ाम देंगे तो निश्चित रूप से क्लैट को तो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जैसा कि अनूप जी ने कहा, डिबेट में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लॉ फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। वहां से आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं। और इसमें आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लॉ की डिग्री ले ली
अब हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो किस हिसाब से हमें अपने केसेस पिक करना चाहिए, किस हिसाब से हमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकें लॉ में? देखिए, शुरू में आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप किस साइड में जाना चाहते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं कि शुरू में हम जब पहली चीज तो ये डिपेंड करती है, अगर हम प्रैक्टिस में जाते हैं तो हम किस तरीके के सीनियर के पास जाते हैं, उस सीनियर के पास किस तरीके का काम है, क्योंकि वही काम हम सीख पाएंगे जो उनके पास होगा। इनिशियली हमारे पास कोई ब्रीफ नहीं होता, तो हमारी चॉइस के हिसाब से हम सीनियर को चूज करें, और सीनियर ऐसे हों, ये तो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि सीनियर की क्या क्या है उसमें। बट ये है कि अगर क्रिमिनल साइड में करना चाहते हैं या सिविल साइड में जाना चाहते हैं या टैक्सेशन में जाना चाहते हैं, तो आपको उसी हिसाब से अपने सीनियर को चूज करना पड़ेगा और तब आगे बढ़ना होगा। ये तो हमने बहुत सारे कवियों द्वारा भी सुना है कि जीवन एक संघर्ष है, तो हम जानना चाहेंगे कि ये लॉ फील्ड में जो संघर्ष आपका रहा शुरू में, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, शुरू में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, लोगों को कुछ पता नहीं होता था जब वो लॉ करके फील्ड में उतरते थे, तो हम आपके इस संघर्ष के बारे में जानना चाहते हैं जिससे हमारे नए लोग कुछ अनुभव ले सकें कि आगे कैसे बढ़ना है। देखिए, मैं शुरू में बताऊं कि ऐतिहासिक तौर पे जैसे जो लॉयर्स होते थे या बैरिस्टर्स होते थे, आपने सुना है होगा, वो ही लोग होते थे जो जमींदार घर से होते थे, बड़े लोग होते थे, अपना टाइम मिला चले गए, कचहरी चले गए, कर आए। उनको इस बात की जरूरत या दिक्कत नहीं होती थी कि उनको 2 टाइम का खाना कहाँ से मिलेगा। आज की जनरेशन या आज के लोग में, जैसे हम लोगों के टाइम में, लोग सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं या उनकी मजबूरी है कहिए कि होंगे। शुरू के दिनों में क्या होता है कि जब आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना होता है, क्लाइंट से भी आपको सीखना है, आपको सर अपने सीनियर से भी सीखना है, फाइल्स आपके सामने हैं, कोई आपको ये नहीं चाहता या कोई एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे कि आप कुछ उसमें पॉजिटिव दे पाओगे, आप दे दोगे दैट बहुत अच्छा है। शुरू के जो टाइम है 2-3 साल 4 साल, ये सीखने में प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिसिंग जो कहते हैं ना, वो वर्ड एक अपने आप में पूरा है। इसको कहते हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत सी सारी चीजें होती हैं, जिसमें ये भी होता है कि आप केवल फाइल को पढ़ करके अपना पुट आउट देते हैं कि क्या है इसमें, प्लस कोर्ट में भी जाकर के भी आप अपने प्रैक्टिस करते हैं। बट न सीनियर न क्लाइंट आपसे ये एक्सपेक्ट करता कि आप कोई रिजल्ट इसमें दे पाएंगे। तो उस हिसाब से आपका जो इनकम की जो जनरेशन है वो भी नहीं हो पाती। वो फाइल आपके सीनियर की होती है, आप उस फाइल पर अपना देते हैं, सब कंसंट्रेट करते हैं, उसमें अपना जो भी रिजल्ट है वो देते हैं, पैसा आपको नहीं मिलता है। अगर आप उस तरीके के लोगों में से नहीं हैं जो कि सेल्फ डिपेंडेंट हो या आपके घर की इनकम हो, तो आपके लिए दिक्कत होती है। तो वो संघर्ष होता है। एक तो इस तरीके का संघर्ष हुआ, दूसरा ये संघर्ष हुआ कि हम ये नहीं सोच पाते, हम ये सोचते हैं कि हमारे पास अगर सीनियर ने मुझे फाइल दी है तो मुझको इनकम शुरू हो गई। सीनियर फाइल आपको इसलिए देता है, सीखने के लिए देता है, आप उसमें अपना ध्यान लगाइए। सीनियर को सब पता होता है, वो फाइल जब देता है तो उसे ये पता होता है कि इसमें क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन जब आप फाइल देते हैं आपको पढ़ते हैं, आप पढ़ करके आप उसमें सीनियर को अपना उसमें बताते हैं कि इसमें ये है सर, ये है सर। तो ये नहीं है कि आप सीनियर को बता रहे हैं या सिखा रहे हैं, सीनियर को सब पता है, लेकिन आप जब बताते हैं तो सीनियर अप्रिशिएट करता है, यही आपकी कमाई है उसमें। लेकिन हमारी जनरेशन, आज की जनरेशन या आज से पहले की जनरेशन ये नहीं समझ पाती थी। वो कहती थी मैं तो दिमाग फालतू में लगा रहा हूँ और इसमें पैसा वैसा मिलना नहीं। उसको डायरेक्टली हम जोड़ देते थे पैसे से, जबकि वो पैसे से जोड़ने की बात ठीक नहीं है, क्योंकि ये अनुभव लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए शुरू में जो कहा मैंने संघर्ष, वो यही संघर्ष है। तो अनूप जी का कहना है कि जब हम लॉ फील्ड में जाते हैं और अपने सीनियर्स के अंदर काम करते हैं तो विदाउट मनी एक्सपेक्टेशन, बिना पैसे की अपेक्षा किए हुए हमें अनुभव के लिए काम करना चाहिए। इस चीज पे हमारी नई जनरेशन गौर करे। बट जहां तक देखा जाए आज की जनरेशन बहुत फास्ट है, बहुत ही मनी माइंडेड है। उसे चाहिए कि उसे तुरंत ही 1 साल के अंदर आईफोन चाहिए, दूसरे साल के अंदर बढ़िया गाड़ी चाहिए और तीसरे साल में फ्लैट चाहिए। वो बहुत जल्दी भागती है। तो
ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने गोल्स अचीव करना अगर वो लॉ की फील्ड परस्यू कर रहे हैं तो? देखिए, लॉ की फील्ड में दो साइड हैं। आज की डेट में लॉ की फील्ड में अगर क्लैट से या अच्छे कॉलेज से आप पास आउट हैं तो आपको इमीडिएटली जॉब मिल जाती है। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाइए, आपको फर्स्ट डे से पैसा मिलने लगेगा। लेकिन वो और प्रैक्टिस बोथ आर डिफरेंट। प्रैक्टिस में इनिशियली आपको थोड़ा सा पढ़ाना पड़ता है अपना, चूंकि प्रोफेशन इस तरीके का है कि आप जब तक आउटपुट नहीं दोगे प्रॉपर तब तक कुछ मिलेगा नहीं, और आउटपुट आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आप सीखेंगे नहीं। सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आज की जनरेशन ये चाहती है कि मुझे फर्स्ट डे से पैसा मिले, आईफोन मिले, ये सब तभी पॉसिबल है जब या तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएं या फिर आप कोई इस तरीके, क्योंकि आप देख रहे हैं माहौल इस तरीके के लोग भी हैं जो फर्स्ट डे से करते हैं। फर्स्ट डे से वो एडवोकेसी नहीं है, वो कुछ और है। तो जो कॉर्पोरेट लॉ है वहां पे मनी का स्कोप ज्यादा है पर एक्सपीरियंस नहीं है उसमें। जैसा अनूप जी का कहना है, एडवोकेसी का उतना रोल नहीं है। एज एन एडवोकेट आपको बहुत सारे मौके मिलते होंगे लोगों को न्याय दिलवाने के, और एक कहीं ना कहीं ऐसा भी होता होगा कि जब आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो आपकी कहीं हीरो की तरह कहीं विलेन की तरह ऐसी पेशकश होती होगी सोसाइटी में। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम केवल और केवल एडवोकेट हैं। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो सोसाइटी को लगता है कि आप न करें तो ज़्यादा अच्छा है। बट क्या है कि हम लोग यूँ समझिए कि जैसे आपने राजा हरिश्चंद्र को देखा होगा, वो डोम का कार्य करते थे अपने समय में। एक टाइम ऐसा भी उनके पास आया बुरा वक्त कि जब उन्होंने शमशान घाट में डोम का काम किया। उनको अपने पुत्र को क्या दाह संस्कार करने के लिए टैक्स लेना पड़ा, अपने पत्नी से टैक्स लेना पड़ा। तो वो कहीं ना कहीं लोगों ने बैड भी था और अप्रिशिएट भी किया। अप्रिशिएट इन द सेंस कि उन्होंने वहाँ भी ईमानदारी बरती। तो आपको अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी तो बरतनी ही पड़ेगी। आपको ये नहीं देखना आप नेगेटिव साइड में, क्योंकि जो कहते हैं ना कि कानून अंधा होता है। आपके सामने एक ब्रीफ है और आपको उसके ब्रीफ के साथ जस्टिफिकेशन करना है और अपनी बात कोर्ट के सामने रखनी है। आप कोर्ट नहीं है, आप केवल रिप्रेजेंटेटिव हैं और अपनी बात को कहते हैं। बस ये माइंड में रहना चाहिए कि जो भी फाइल है, जो भी ब्रीफ है आपके पास, उसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करें, तो ही आप अच्छे एडवोकेट हो पाएंगे। जैसा कि आपने कहा कानून अंधा होता है, हमने भी कोर्ट में और हर जगह पे देखा एक मूर्ति होती है जो तराजू लेके खड़ी होती है और उसके आंखों पे काली पट्टी बंधी होती है। तो हम जानना चाहते हैं ये ऐसा क्यों होता है, वो मूर्ति किस चीज का सूचक है? देखिए, वो तो मूर्ति सभी जानते हैं कि न्याय का सूचक है। और अंधा इसलिए होता है, मतलब पट्टी इसलिए बंधी हुई है क्योंकि है क्या, अगर प्रैक्टिकल साइड में आप उसे महसूस करें, जैसे आजकल देख रहे होंगे आप, मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। उससे जजेस का या जो डिसाइड करने वाले हैं उनका दिमाग इधर उधर हो सकता है। ये सोचना, ये फैक्ट्स देखना कि क्या है सामने, क्या दिखाई दे रहा है, वो हमेशा सच नहीं होता। तो हमारे यहाँ ये माना जाता है जो पेपर पे है, जो डॉक्यूमेंटेड है, वही एविडेंस है और उसी के बेसिस पर आपको काम करना है। तो इसलिए ट्रायल में आपने उसमें देखा होगा कि एक तराजू भी लिए हुए हैं, तराजू बराबर है, तो वो सूचक है इस बात का कि आपको जो भी डिसाइड करना है, जो कानून है, वो बराबर होता है दोनों तरफ, और वो चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रुथ हो। सो बेसिकली हमें बिना इन्फ्लुएंस हुए खाली एविडेंस के बेस पे अपना जजमेंट देना है, वो कहीं ना कहीं चीज को दर्शाता है। ये जानकारी काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हमें पता नहीं था। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हम जानना चाहते हैं कि समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी होती है एज अ लॉयर, या क्या न्यायिक जिम्मेदारी होती है, और इसे आप कैसे लेके आगे बढ़ते हैं? देखिए, बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आप एक तो रिप्रेजेंटेटिव होते हो फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी, तो लोग आपको उसी नज़र से भी देखते हैं। देखिए, आप सड़क पे भी चलते हैं और अगर आप लीगल फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको अपने को उस तरीके से अनुशासित रखना होता है कि जैसे कि एक लॉ अबाइडिंग पर्सन होता है। ऐसी ही सोसाइटी में भी आपको अपने को ऐसे रिप्रेजेंट करना है हमेशा
थ्रू ऑफ लाइफ थ्रू लाइफ कि आपका जो आउटकम आए, जो आपका बिहेवियर आए, वो एकदम लॉफुल हो। कहीं भी आप लॉ ब्रेक नहीं कर सकते, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही आपका प्लेजर भी होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। ये जान के अच्छा लगा कि हमारे साथ साथ जो लॉयर्स होते हैं वो भी लॉ के बारे में ऐसे सोचते हैं। वो उनकी जिम्मेदारी होती है उसे कोर्ट में रिप्रेजेंट करना और अपनी जिंदगी में भी उस चीज को रिप्रेजेंट करना। और हम जानना चाहेंगे कि अभी जैसे कोविड चल रहा है और बहुत सारी बंदिशें हैं, इसमें एज अ लॉयर आपका क्या रोल रहता है? देखिए, बंदिश आपको जो गवर्नमेंट कह रही है, जो कोर्ट्स कह रहे हैं, ऑर्डर्स को आपको फॉलो तो करना ही है, परस्यू करना है उसको उस हिसाब से, और अपने आसपास के लोगों को भी ये बात बतानी है कि क्या है क्या नहीं है। आप जहां तक इसकी बात है कोविड-19 की, तो कोविड-19 इस तरीके से हुआ है, ये अभूतपूर्व है, जिसको लोगों ने देखा है और झेला है। इसमें बहुत से लोगों ने इसका बहुत फायदा भी उठाया है और मैं अगर ये कहूँ इन द पॉजिटिव सेंस कि कहीं ना कहीं हम लोग जो 3 महीने 4 महीने हमने इसमें अपने घरों में बिताए हैं, तो वो पॉजिटिव ही है एक तरीके से, और उसको पॉजिटिव भी लिया जाना चाहिए। हम लोग बीइंग अ लॉयर या बीइंग अ लर्नर्ड फर्टर्निटी, हमको ये समझना होगा या हमको रिप्रेजेंट करके अपने सोशल सर्किल में ये बताना होगा कि ये जो हुआ है इसको पॉजिटिविटी के साथ लें और इससे कुछ सीखें, सो दैट कि आगे की जो जीवन है वो अच्छे से बीते। जैसा कि अनूप जी ने कहा, हमें इस लॉकडाउन को पॉजिटिवली लेना चाहिए। अनूप जी, ये मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि हम पॉजिटिवली लेने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस कोविड को पॉजिटिवली लेने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी जीविका डे टू डे लेबर के ऊपर आधारित है। अगर वो एक दिन काम नहीं करते तो रात को उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। वो लोग इस चीज को कैसे पॉजिटिवली ले सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि आज ये बात सही है आपकी कि जिसको रोटी नहीं दिखाई देगी तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। पॉजिटिविटी की बात बहुत दूर की चीज है, लेकिन चूंकि गलती तो हुई। गलती क्या हुई? एक घटना हुई जिसकी वजह से कुछ लोग, निश्चित रूप से समाज में अगर 10 लोग हैं, 10 में 2 लोग तो वो झेल ही जाएंगे, क्योंकि उनकी तैयारी वैसी नहीं होती। लोगों की तैयारी थी, तैयारी इन द सेंस लोगों के पास अपनी जमा पूंजी थी कि वो अपना 3 महीने 4 महीने का टाइम खाना पूरा हो करके निकाल लिया। लेकिन वो जनता जो मजदूर थी वो इसमें काफ़ी झेल गई। और ये भी बात सही है कि इस प्रदेश सरकार ने इसमें इतना अच्छा कदम उठाया है इसको रेगुलराइज करने का, कि शायद आने वाले टाइम में अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो इस असंगठित क्षेत्र जो मजदूरों का है इसको कोई आंच नहीं आएगी। बहुत अच्छे कदम सरकार ने उठाए हैं, और अगर इसको, इस असंगठित क्षेत्र को ये सरकार संगठित क्षेत्र बना देगी और इसको सुविधाएं दे देगी, इसको कंट्रोल कर लेगी, इसको रेगुलराइज कर देगी, तो मैं नहीं समझता कि ये भारतवर्ष में आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई बड़ा बदलाव नहीं है। ये बहुत बड़ा बदलाव है, जिसकी वजह से आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में मजदूरों को राहत मिलने वाली है। जैसा कि आपने कहा, प्रदेश सरकार काफी काम कर रही है इन सब चीजों के ऊपर जिससे मजदूरों को राहत मिलेगी। पर अभी हाल ही में ऐसा हुआ कि मजदूर जब अपने गांव वापस आ रहे थे, दूसरे शहरों में रह रहे थे, दूसरे प्रदेशों में रह रहे थे, तो उन्हें पैदल आना पड़ रहा था। हालांकि सरकार ने उसकी व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करी, पर कहीं ना कहीं जैसे देखा जाए, भी हाल ही में ऐसा हुआ कि बिहार में रैली के लिए इतने सारे एलसीडी टीवी लगा दिए गए जहां पे इतना बड़ा खर्चा किया गया। क्या वो खर्चा मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता था, जिससे कि वो आराम से घर पहुंच सकें? और देखिए, ऐसा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने और यूपी गवर्नमेंट ने और प्रदेश सरकारों ने भी इस क्षेत्र में, मतलब इन लोगों के लिए बहुत किया है, जितना कोई कर नहीं सकता। मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या को, इतने बड़े नंबर ऑफ मजदूरों को कंट्रोल करना ये मजाक की बात नहीं थी, खास तौर से तब जबकि ये लोग भूखे थे और इनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। प्रदेश सरकारों ने अपनी पूरी कोशिश करके इनको कंट्रोल करना
कर रहा है, लेकिन चूंकि अगर 100 में 10 लोग इधर से उधर या पैदल चल दिए हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि उनसे भी कहा गया कि आप लोग रुकिए, आपको बसों द्वारा भेजा जाएगा। और इस पर हम ही नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व नज़र रखे था कि किस तरीके से हिंदुस्तान में ये काम हो रहा है और बड़े अच्छे ढंग से हो रहा है। ये कदम तो सरकार का सराहनीय था ही, जिस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था करने की कोशिश करी। फिर भी हर जगह चूक हो ही जाती है, वो तो है। जितना भी हम परफेक्ट करने की कोशिश करें, कमियां कहीं ना कहीं निकल ही आती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने शो में और जानना चाहते हैं कोई ऐसा संदेश जो आप आज की युवा को देना चाहते हैं एज लॉयर, की वो किस तरह से इस चीज को फॉलो करें अपनी लाइफ में कि वो अच्छे लॉयर बन सके या अच्छा इंसान बन सके। देखिए, आज जो जनरेशन, मैंने पहले भी कहा, बहुत होशियार हैं और आने वाला टाइम हिंदुस्तान का है। इस बात को अपने दिमाग में रखें और हिंदुस्तान किस तरीके से आगे बढ़ेगा, पूरा देश पूरे विश्व के सामने किस तरीके से ऊंचाई पे आएगा, ये आज की जनरेशन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज की जनरेशन को अनुशासित होना होगा, अपने एम एंड ऑब्जेक्ट्स अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से समझने होंगे और मेहनत करनी होगी। मेहनत का कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। हम भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमको काम तो करना ही होगा और पूरी शिद्दत के साथ करना होगा। अनूप जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी लॉ के फील्ड के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में भी। इसी के साथ मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न जरूर रखें। और इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। मिलेंगे अगली बार अपने ही शो आओ जरा जान ले में।